हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आज पुनः आप सभी के समक्ष मैं एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूं, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी की लोअर की मुख्य परीक्षा है। उस पर मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुछ आपके बिंदु दिए हुए हैं, जो कि आपके है सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन और साथ ही साथ आपके नेतृत्व, नैतिकता और महिला सशक्तिकरण। इन 5 बिंदु, इससे पहले आपके जो विभिन्न बिंदु थे उनके बारे में मैंने आपको 2 व्याख्यान उपलब्ध कराए हैं। आज इन्हीं के बारे में हमने बात करनी है कि भाई सामान्य मानव व्यवहार है क्या, व्यवहार के नियम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इन सब पर। साथ ही साथ अनुशासन क्या होता है, नैतिकता क्या है, नेतृत्व क्या होता है और महिला सशक्तिकरण। इन 5 मुद्दों के बारे में बहुत ढंग से आज हमें चर्चा करनी है। और इससे पहले कि भाई आपके मुद्दे जो कि इंटरपर्सनल स्किल है, एफिशिएंसी और साथ ही साथ आपका जो जल संसाधन वाला रहा, एक्यूफर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इन सब के बारे में, उनके बारे में भी मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करा दी है। आज ये है, इसके बाद आपके बाकी जो आपके टॉपिक है, जैसे एक पत्र लेखन अभी बाकी है, तो पत्र लेखन से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर वीडियो चाहिए, तो उस पर भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आइए आज इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल सी चीज है, सामान्य मानव व्यवहार। ये जितने भी आपके अंदर इसमें बिंदु दिए हैं, ये सभी के सभी एक तरीके से साइकोलॉजी के भी आपके पार्ट कहीं ना कहीं बनते हैं। सभी के सभी, इसमें कोई अलग नहीं है, साइकोलॉजी का भी ये पार्ट बनता है। और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ने के लिए, जानने के लिए मनोविज्ञान आपका आया है। साइकोलॉजी जो विषय है, ये मानव के व्यवहार का ही अध्ययन है। अब चूंकि आप भैया एक अधिकारी के तौर पर पदस्थ होंगे, जब आप इस परीक्षा के इस चरण से गुजरेंगे, तो एक अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए, उन सभी गुणों की परख पर आपसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकारी में नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में काम करने वाले लोग होंगे, उनको लेकर के आप कैसे काम करेंगे, तो इसलिए नेतृत्व क्षमता से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप अनुशासन को कैसे देखते हैं, ठीक है, अनुशासन के कितने प्रारूप होते हैं, आप में किस अनुसार अनुशासन चाहिए, इन पर भी सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ नैतिकता को लेकर के, आप अपने पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे, उसके लिए नैतिकता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे अंदर कौन से गुण मौजूद हैं, ये चीजें ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। एक एक बिंदु को हमें लेकर पढ़ना है। और महिला सशक्तिकरण, आप जिस ऑफिस में काम करने वाले हैं, आप रूढ़वादिता मानसिकता के साथ ग्रस्त हैं, आपके ऑफिस में महिलाएं काम कर रही हैं, आपका उनके साथ तालमेल ना सही हो। जहां पर भारत जैसे देश में, जहां इस समय नवरात्रि की धूम चल रही है, 9 दिन में 9 देवियों की आराधना, ठीक है, यत्रि नारंति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश की बातें, जहां पर हम कहते तो इतनी बड़ी बातें हैं और करते उसके अलावा कुछ और है, ठीक है, जहां पर कार्यस्थल पर महिला को यौन सुरक्षा ना हो, उसके लिए हमें एक्ट पारित करना पड़ता है। समाज में जो ताना बाना बुना गया है, वो चीजें कैसी हैं, कैसे असर डालती हैं, तो इन सब पर आपके बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा शुरुआत करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार क्या है। मानव व्यवहार हमारे अंदर एक तरीके से देखा जाए, जो चीजें नैतिकता के तौर पर प्राप्त होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें उत्तराधिकार के तौर पर आती हैं। जैसे कई लोगों में गुस्सा पिताजी पर रहता है, माताजी पर कुछ रहता है, ये आदत तुम्हारी उनसे मिली। तो मानव का जो व्यवहार होता है, व्यवहार कोई एक आपका लक्षण व्यवहार के अंतर्गत नहीं है, या व्यवहार की परिभाषा किसी एक बात को परिभाषित नहीं करती है। व्यवहार हमारे बहुत सारे आचार विचार, सोच, ठीक है, और भी धर्म, रीति रिवाज, इन सभी का मिला जुला एक प्रारूप होता है। हमारी जैसे धर्म होगी, संस्कृत होगी, रहन सहन होगा, ठीक है, हमारी जो सोच होगी, इन सभी का मिला जुला जो असर पड़ता है, हमारा जो परिवेश होगा, इन सभी का असर हमें हमारे व्यवहार पर देखने को मिलता है। आपके पाठ्यक्रम में दिया है सामान्य मानव व्यवहार। सामान्य मानव व्यवहार क्या होना चाहिए, आपसे यहां पर ऐसा पूछा गया, तो उन्हीं की चर्चा सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। सामान्य मानव व्यवहार की अगर बात की जाए, तो व्यवहार मानव का प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है। जैसे कहते नहीं, किसी व्यक्ति से मिलिए तो खुशमिजाज चेहरे के साथ मिलिए। एक लाइन बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। पहला जो आपका प्रभाव होगा, कोई व्यक्ति देखने के बाद आपको जज करेगा, वहीं उस पर अंतिम प्रभाव होता, वहीं से वो आपके प्रति आकर्षित होगा और वहीं से सारी चीजें अच्छी बात बनती हैं। तो इसीलिए जब हम व्यवहार की बात करते हैं, तो व्यवहार मानव का प्रारंभिक रूप है, जो इंसान का परिचय दूसरे से कराता है, ठीक है। किसी से आप मिले, कहीं पर जा रहे, आप उससे भले ही पहली बार मिल रहे, आपने कहा अरे भाई क्या हाल चाल है, कहाँ चल रहे हैं,
ठीक है, आइए चाय पी लेते हैं। ठेला पर आप जा रहे, बात करते हुए कहीं ठेला दिख गया, आइए भाई सब चाय पीते हैं। कोई हमारा उसका संपर्क नहीं, वो बड़ा प्रभावित हो, अरे बहुत हंसमुख इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। ठीक है, आपने इतनी बातें कर ली, आइए भाई साहब, अरे कहाँ चलना है, ठीक है यहाँ जाते हैं पर डे, बस में है आप, अरे भाई साहब लीजिए आप भी खाइए, ठीक है मूंगफली वाला आ गया, आपने कह दिया, बातें चल रही हैं। अब वहीं से धीरे धीरे क्या होती है, हमारा व्यवहार दूसरे पर प्रभाव डालने लगता है। यहां पर जब बात करें, व्यवहार मानव प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्रियाएं, भावनाएं और विचारों का एक सम्मिश्रण है पूरा का पूरा। इसमें हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, और साथ ही साथ जो हमारी थिंकिंग है, इन तीनों का जो मिला जुला रूप होता है वो व्यवहार कहलाता है, खासकर ह्यूमंस में। यह किसी के व्यक्तित्व, स्वभाव, धारणा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भावना और दृष्टिकोण आदि के बारे में जानकारी देता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, आपके स्वभाव कैसा है, आप कैसी धारणा रखते हैं, आपकी सांस्कृतिक जो है पृष्ठभूमि क्या रही है। आपके व्यवहार से ही कोई बंदा जज कर लेगा। इसीलिए आपका क्या होता है, जब आप कहीं इंटरव्यू के तौर पर जाते हैं तो वहां एक आपका साइकोलॉजिस्ट बिठाया जाता है जो आपके इन सारी चीजों को, यहां तक कि आपके चलने से, आपके बात करने में जब आपका लहजा होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरा हाथ जिस हिसाब से जा रहा, आपके पांव कैसे चल रहे, आपके बैठने का तरीका, ये सारी चीजें सब कुछ डिपेंड करती हैं। आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहां हर एक चीजों पर नजर रखी जाती है कि क्या चीजें कैसी हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके अंतर्गत हमें ये चीजें देखनी होती है। साथ ही साथ मानव पर किए जाने वाले अध्ययन की शुरुआत मानव व्यवहार से ही की जाती है। मानव व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है। कहते नहीं यार 4-6 साल से तुम साथ रहो किसी के, ठीक है, अचानक से बोल देते हैं यार आज तक मैं तुम्हें समझ ना पाया, कैसी इंसान हो तुम। ठीक है, यहां तक कि लोग शादी के 20 साल बीत जाते हैं फिर भी कहते हैं यार तुम्हें हम आज तक नहीं जान पाए, तुम हो क्या, तुम्हारे अंदर क्या है। तो मानव व्यवहार को समझना बहुत जटिल चीज है, ये इतनी आसान चीज नहीं है। असली मानव व्यवहार वह है जो स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न होता है। हमारी मन कर रहा है यार बहुत अच्छी तरीके से एकदम फ्रेश मूड में, कोई मिल गया, क्या हाल है भाई, कैसे चल रहा है, ठीक है एकदम मस्ती में, मजा में, तो वहां पर हम जैसा रिएक्ट करें जो स्वतः उत्पन्न हो रहा। किसी के साथ हम मिले बड़े व्यक्तिगत, किसी के साथ मिले मूड ऑफ है, अरे यार ठीक है चलो बाद में मिलते हैं, या हमने उससे बोला ही नहीं, हमने देखा तो मूडी जो है इधर कर लिए, हटाओ यार जाने दो। तो जो स्वतः उत्पन्न करे वही असली मानव व्यवहार है, वही आपका सामान्य मानव व्यवहार। हम अपने फैसले और कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं और जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। नैतिक रूप से हम स्वयं जिम्मेदार हैं। वह 3 क्षेत्र जो सामूहिक रूप से हमारे व्यवहार को तय करते हैं वो इस प्रकार है। पहली चीज तो सामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार क्या होता है, देखो यह हमारे व्यवहार का प्रमुख हिस्सा है जो हमारी सोच और भावना से प्रभावित होता है। जो सामान्य मानव व्यवहार है ये हमारी थिंकिंग कैसी और हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हमारी सोच कैसी और हमारी भावना कैसी है, उनसे प्रभावित होता है सामान्य व्यवहार। ज्यादातर हमारी छवि का निर्माण भी इसी व्यवहार से होता है। हमारी जो इमेज बनती है किसी की नजरों में वो इसी व्यवहार से बनती है। हमारी इमेज किसी के नजरों में इसी व्यवहार से बनती है और इस व्यवहार पर हमारी सोच और भावना हावी रहती है। यह व्यवहार इंसान की अंदरूनी स्थिति को भी जाहिर करता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, आप अंदर से कैसे हैं, हृदय बड़ा नरम है या हृदय बड़ा आपका कठोर है, ये सारी चीजें यही बताता है। अक्सर हम किसी विशेष कार्य के लिए अपने बॉस या सीनियर से मिलने जाते तो पहले यह जानने की कोशिश करते कि अभी उनका मूड कैसा है। ऑफिस में घुसने से पहले कैसा है, सही है सब कुछ, तब आप सीनियर के सामने जाते, पता चले मूड उखड़ा है तो आप दबे पांव निकल लेते, यार कौन चले आफत मोल ले, इस समय वो वैसे मूड ऑफ में है और पता चले मुझे भी 100 बात सुना दे। तो वहां पर आप चेक करते हैं कि उसका सीनियर का आपके या बॉस का मूड कैसा है, फिर आप जाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली सोच और उसकी भावना इस व्यवहार को तय करती है। किसी का मूड आपका फ्रस्ट्रेट है और आप पहुंच गए उस समय, उसकी जैसी सोच चल रही है और जैसी अंदर फीलिंग है उसी पर आप पर बरस पड़ेगा, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ये सामान्य मानव व्यवहार है, यानी हम अपनी सोच और भावना से ग्रसित हैं। हम पर हमारी सोच और भावना हावी रहती है जब हमारा व्यवहार सामान्य होता है। दूसरा होता है कामुक यानी इंद्रिय व्यवहार। ये क्या है, ये व्यवहार हमारी 5 विशेष इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। यानी जो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा, इन 5 इंद्रियों का जो प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता
वो ठीक है परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जिस अनुसार से परिस्थिति है उसी अनुसार व्यवहार बदलता रहेगा। जैसे अगर हमें हमारी इंद्रियों द्वारा सिग्नल मिलता कि यहां खतरा हो सकता, तो हमारे व्यवहार में तुरंत सतर्कता आ जाती है, तुरंत हम वो हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आंखों ने कहीं पर सांप देख लिया, आप तुरंत एकदम कहां से भागना है तुरंत देखेंगे, आप तुरंत से सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, कान से कुछ सुनाई पड़ा कि अच्छा पीछे से कोई हाथ मारा, आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये चीजें उन पर होती हैं। इसी प्रकार अगर हमें महसूस होता कि हमें किसी के द्वारा नोटिस किया जा रहा, कोई हमें घूर रहा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमें घूर रहा होता है, तो आप उसे भले ही ना देख रहे हो लेकिन वो घूर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, स्वयं से पता चल जाता कि कोई हम पर नजर रख रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो ये हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। समय और स्थान और परिस्थितियां इस व्यवहार को तय करती हैं। जो इंद्रिय व्यवहार होता है इसको समय, स्थान और परिस्थितियां तय करती हैं। कैसा समय है, रात्रि का माहौल है, आप अचानक से सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, एक झाड़ी नुमा आकृति दिखाई गई तो दिख गई, तो समझ जाओ कि फिर तुम्हें क्या होगा। अगर कहीं कमजोर दिल वाले इंसान है तो वहीं पड़े रहेंगे, भले ही वो झाड़ी हो, लेकिन यही हालत होती है। एक कुत्ता कहीं से बोल दिया तो समझ जाओ फिर। तीसरा व्यवहार होता है सचेतन व्यवहार। सचेतन व्यवहार की अगर बात करें तो यह व्यवहार जागरूकता की निशानी होती है और बहुत ही कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। यह तर्क और समझदारी से किया जाता है। कैसा व्यवहार? सचेतन व्यवहार। व्यवहार बाहरी परिस्थितियों से बहुत कम प्रभावित होता है। ये चीजें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती हैं जो सचेतन मन से हम कोई भी काम करते हैं। और इस प्रकार से इंसान की खूबी होती कि जिसे दूसरे व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति हैं जिनमें यह व्यवहार होता है, उनका व्यवहार लगभग सदैव एक ही जैसा होता है। आपकी उपलब्धि या असफलता उनके व्यवहार में आपके प्रति परिवर्तन नहीं ला सकती। सामने वाले की खूबियां और उपलब्धियां उनके व्यवहार पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती, या दूसरे व्यक्ति के नहीं बल्कि खुद के गुणों पर आधारित होता है। दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, ये खुद के गुणों पर आधारित होता है कि सामने वाला बंदा कैसा, हमें कोई फर्क ना, ठीक है तुम हो गया रहो, क्या मतलब, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। मानव व्यवहार के कारक क्या क्या है? मानव व्यवहार के अगर हम कारक की बात करें तो आनुवंशिकी, हेरिडेटरी, सामाजिक जो मानदंड है आपके, सोशल जो मेजरमेंट्स होते हैं, रचनात्मकता, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है, एक तरीके से, या क्रिएटिविटी आप बोल सकते हैं, धर्म और अध्यात्म, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा रिलीफ है, ठीक है, मनोवृत्ति, मौसम और जलवायु, ये आपके 6 ऐसे कारक बनते हैं जो हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं। जो हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं, इन 6 कारकों का जिक्र किया जाता है। मानव व्यवहार के लक्षण क्या है? देखिए, पहली चीज तो व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है। जटिलता में व्यवहार बदलता है, जैसी परिस्थिति बदलेगी वैसे ही व्यवहार में खटास आती चली जाती है। तो जहां जटिलता होगी वहां व्यवहार में लगातार चेंजेस मिलेंगे। व्यवहार का व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अंतर होता है सभी व्यक्तियों में, और व्यवहार व्यक्तिगत अंतर और समानताएं होती। व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है या लक्ष्य निर्देशित, और कुछ अन्य होता है। उद्देश्यपूर्ण होगा, आपसे मिलना है, अच्छा आप मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मेरे दोस्त ने मेरे बारे में बहुत अच्छा आपसे बता रहा, तो वहां पर हमारा उद्देश्य होगा हम ऐसे ही बन के मिलेंगे, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलना है, बड़े अच्छे बन के जाते हैं, अरे क्या बात है भाई, बड़े केयरिंग हैं, बड़े वो हैं, ठीक है, वहां उससे ज्यादा केयर आप करने लगते हो। पता चला दोनों में फिर क्या हो गई, दोनों में फिर आपस दोस्तों में ही फूट पड़ गई। तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर जन्म लेती हैं। आगे अब हम बात करते हैं विशेषता। पहली विशेषता मानव व्यवहार की क्या है? व्यवहार कई कारकों से प्रभावित है। जैसे जितने भी आपके जीवित जीव का व्यवहार है हमेशा कई कारकों से प्रभावित होता है। मानव व्यवहार के कुछ रूप बड़ी संख्या में कारकों से प्रभावित होते हैं, जबकि व्यवहार के अन्य रूप कम कारकों से प्रभावित होते हैं। व्यवहार के एक सरल रूप के 2 उदाहरण दिए हैं। 2 उदाहरण आपके सामने ऐसे हैं कि आप घर में बैठे हैं, मान लो पढ़ ही रहे हो, सिंपल सी चीज है, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मम्मी बुलाती है बेटा यहां आना, ठीक है, सुनना, आपने तुरंत कहा हाँ मम्मी आ रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, और फिर 5 मिनट 10 मिनट जैसे टॉपिक पूरा हुआ आपने रखा और चले गए मम्मी के पास, हाँ मम्मी बताओ। एक चीज ये हुई, यहां आपका व्यवहार। दूसरी चीज, आप जा रहे हैं कहीं पर, आपके दोस्त लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसे लोग खड़े हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करते और वो आपको नहीं पसंद करे। अब वो आपको बुला रहे हैं, जैसे गर्ल्स में, ठीक है, जा रही हैं लड़कियां, वो लड़के देखे होंगे ना जो ऐसे गलियों में लगे रहते हैं, सड़कों के किनारे
दो चार लड़कों के साथ है, ठीक है, जो बोलना है, कमेंट करना है। तो ऐसे मान लीजिए ये आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपको बुला रहा है सुनना, ठीक है, ये वो बड़ा पढ़ाकू, सुन बड़ा पढ़ता रहता है, ये वो, आप सारी बातों को अनसुना करते हुए निकलते जा रहे हैं। या मान लीजिए कोई काम है, आपके अच्छे मित्र खड़े हैं, बुलाए, ओ कहाँ जा रहे, अरे आ रहा, बस आ रहा अभी आ रहा, रुको तुम लोग, ठीक है, आप निकल जाते हैं। माँ ने बुलाया, आप पहुंच गए, दोस्त बुला रहे, हेटर्स बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सीधा निकल जाते। तो व्यवहार हमारा इस बात पर भी निर्भर करता है, व्यवहार हमारा इस बात पर भी निर्भर करता है कि भैया आपकी वहां पर परिस्थिति क्या है। कमरे में कुछ भी पढ़ रहे, मां बुलाती है तो तुरंत आप वहां पर जाते हैं, और दूसरी चीज सड़क पर चल रहे, मजाक उड़ रहा, तो वहां पर उस चीज को आप नहीं सुनते हैं, चुपचाप आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें आपकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, जो उदाहरण हमने बात की, ठीक है, उस उदाहरण की तुलना बाद वाले से करें। जो पहला उदाहरण दिया, मां ने जो बुलाया, वो जटिल है और कई कारकों से प्रभावित है। हालांकि यह देखा जा सकता कि व्यवहार सरल व्यवहार से जटिलता की डिग्री में होता है, जो बड़ी संख्या में कारकों से प्रभावित होता। बड़ी संख्या में कारकों से प्रभावित जटिल व्यवहार के लिए एक बहुत ही जटिल व्यवहार के उदाहरण को जटिल निर्णय लेने की गतिविधियों में हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि एक न्यायाधीश जो कई कारकों पर विचार करते हुए निर्णय देता है। अब यहां पर तो चीजें वैसे ही है। अब हम विशेषता 3 की बात करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से आपके फैक्टर्स आपके बिहेवियर पर असर डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं? देखो, मानव व्यवहार कई तरीकों से प्रभावित, ये कारक विभिन्न श्रेणियों के, उनमें से शारीरिक और कुछ आपके अन्य मनोवैज्ञानिक है। शारीरिक कारक भौतिक या जैविक आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास आदि से संबंधित है, ठीक है। भूख लगे, वहां पर आपका जो नेचर होगा, आपका जो व्यवहार होगा, ये दूसरे तरीके से होगा, ठीक है। प्यास लगी है, दूसरा व्यवहार होगा। मनोवैज्ञानिक कारक विचार, राय, दृष्टिकोण आदि जैसे कारक हैं। मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। दोनों का असर होता है। शारीरिक भी कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं और मनोवैज्ञानिक कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हुए। दूसरी ओर व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है, लेकिन जो बाहरी है, जो व्यवहार को प्रभावित करने वाले हैं, भौतिक परिवेश, घटना की प्रकृति, परिवार और मित्र, बड़ा समाज, यहां तक कि समस्त सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यवहार, ये सभी के सभी हम पर क्या करते हैं, ये बाहरी कारक हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं, जो हम पर प्रभाव डालते हैं, और इनकी वजह से भी हमारे बिहेव में चेंजेस होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कंपनी हमेशा अच्छी लगनी चाहिए, दोस्तों की संगति अच्छा होनी चाहिए, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, बुरे लोगों के सानिध्य में नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें आपकी बताई जाती है वो इन पर निर्भर करती है, ठीक है। पूर्व को फिर से शारीरिक या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, और पर्यावरणीय कारकों को तत्काल और प्रत्यक्ष और दूरस्थ अथवा अप्रत्यक्ष में वर्गीकृत किया जा सकता। चौथी विशेषता क्या है हमारे व्यवहार की, मानव व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है, और ये कारक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और यहां तक कि एक समूह के लोगों से दूसरे समूह के लोगों के लिए होते हैं। जाहिर सी बात है यार, मेरा बिहेव कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, आप जिस सर्कल में हो उनका कुछ और बिहेव होगा, मैं जिस सर्कल में हूं उन लोगों का कुछ और बिहेव होगा। तो ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। लोग अपनी शारीरिक और शारीरिक स्थितियों में, अपने पिछले अनुभवों में, अपनी क्षमताओं में, अपनी पृष्ठभूमि में और संक्षेप में हर चीज में भिन्न होते हैं। जरूरी ये थोड़ी है कि एक बच्चा जैसे पैदा हुआ वो बच्चा दूसरा बच्चा जैसे पैदा हुआ, जैसे जैसे दोनों ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होगा, दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होगा। दोनों बच्चे साथ पैदा हुए, दोनों की वृद्धि साथ हो रही है, लेकिन दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर पाया जाता। तो ये सब कारण बनते हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि अगर 10 लोगों को एक ही स्थिति में रखा जाए तो वह सभी एक जैसे व्यवहार नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार दूसरों से कुछ अलग या कुछ हद तक भिन्न होगा। और यदि 3 लड़के सड़क पर चल रहे तो एक बिल्ली के पास आते हैं तो एक बिल्ली को पकड़ना चाहेगा, दूसरा उस पर पथराव करना शुरू कर सकता है, और तीसरा शायद क्या करेगा, बिल्ली को देखकर भाग जाएगा। होता है, नेचुरल चीजें, आप स्वयं से ऑब्जर्व करिए। तो ये चीजें आती हैं। एक बिल्ली का रास्ता पार करने के लिए साइन इन करें। ये व्यक्तिगत अंतर कई कारकों या कई कारणों के उत्पन्न होते हैं। वास्तव में मॉडर्न में जो है मनोविज्ञान है, इसका एक बड़ा हिस्सा यह समझने की समस्या से संबंधित है कि व्यक्तिगत मतभेद कैसे उत्पन्न होते हैं और उन्हें कम करने के तरीके और साधन कम है। जबकि शारीरिक जो प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं,
शारीरिक प्रक्रियाओं को जो प्रभावित करते हैं, ऐसे आपके वंशानुगत या वंशानुगत कारकों से उत्पन्न मतभेदों को हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमेशा के हमेशा बने रहेंगे। इनको हम समाप्त करने की बात करें तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम समाप्त करने की बात करें तो कभी नहीं कर सकते। अतीत के अनुभव यानी जो आपके पुराने अनुभव हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि से उत्पन्न होने वाले बहुत से मतभेदों को कम किया जा सकता है, यदि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। पांचवी विशेषता क्या होती है? देखिए, व्यवहार व्यक्तिगत अंतर और समानता को दर्शाता है। ठीक है, ऊपर जो पैराग्राफ दिया था उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अन्य सभी से अलग हैं। ये समय और सभी स्थितियों में लोगों में व्यवहार में काफी हद तक समानता भी है। उदाहरण के लिए यदि धूलि का एक कण किसी व्यक्ति की आंख में गिरता तो वो इसे हटाने की कोशिश करता है। कुछ व्यवहार हमारे नेचुरल हैं, सभी में एक जैसे हैं। ठीक है, सांप आपकी तरफ दौड़ेगा तो कोई बंदा सामने खड़ा होगा, हर भागेगा। ये थोड़ी है कि खड़े रहेंगे, आओ तुम काट लो। तो ये चीजें आती हैं। इस प्रकार का व्यवहार सर्वत्र पाया जाता। दूसरी ओर व्यवहार के ऐसे उदाहरण हैं जहां ऐसी सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस तरह का व्यवहार करते पाए जाते हैं। एक स्कूल की स्थिति की कल्पना करिए, जहां लंच की घंटी बज चुकी है और सभी लड़के बाहर आ रहे हैं। मिठाई बेचने वाला एक फेरी वाला बाहर खड़ा पाया जाता, लेकिन उसके माल को साफ नहीं रखा जाता है। अब जैसे ही सारे बच्चे उस ठेले पर आएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे बड़ी गंदगी, हम नहीं खाएंगे। कुछ बच्चे खरीदेंगे, कुछ बच्चे खाएंगे। ठीक है, कुछ जो नहीं पसंद कर रहे वो भी आकर के खाने लगेंगे। होता है कि नहीं? आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे उसी गंदगी चीज को खरीद के खा रहे, कुछ करेंगे अरे नो 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 नो, हाइजीन नहीं है, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, यहां कोई भी साफ सफाई नहीं है। तो एक चीजें ये आती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंतर पड़ा। हर एक बच्चा जो स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ रहा, उस बच्चे के बिहेवियर में क्या है, अंतर मिल रहा। कोई उसको क्या बोल रहा, कोई उसको बोल रहा है कि ये चीजें हमारे लिए मायने नहीं रख रही। ठीक है, आइए, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं आगे भी समानता और अंतर दोनों में वृद्धि होती। वयस्क एक साथ अधिक पसंद करते और बच्चों की तुलना में एक दूसरे में अधिक भिन्न होते, जबकि बढ़ती हुई सामान्यताएं हैं पर्यावरण में कारक जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार हो सकती, और बढ़ते हुए अंतर व्यक्तिगत रूप से कारकों के लिए बड़े और उत्तरदायी होते हैं, जैसे उनकी क्षमता, पिछले अनुभव आदि। बढ़ते हुए अंतर समानताएं और इस तथ्य के कारण है कि व्यक्ति बढ़ते हैं और पर्यावरण बदलता है, और यह एक ऐसी स्थिति जो मनोविज्ञान के कार्य को कठिन बना देती है। व्यक्ति बढ़ते हैं तो पर्यावरण बदलता भी है। अब इन चीजों का प्रभाव भी होता है, तो उसका भी असर देखने को मिलता। वर्षों से मनोविज्ञान में शोधकर्ताओं ने दो प्रकार के कानूनों को विकसित करने की कोशिश की है। कानून जो व्यवहार की समानता और समानता की व्याख्या करते हैं, और दूसरा कानून जो और सिद्धांत जो समूह के अंतर और व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर को समझाते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी इनकी सही व्याख्या हम अभी तक नहीं ला सके हैं। चलिए, कानूनों के ये दोनों सेट एक दूसरे के पूरक हैं, और कभी कभी मनोविज्ञान के वे पहलू जो कानूनों के पहले के सेट के साथ काम करते सामान्य मनोविज्ञान शब्द के अंतर्गत लाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम जो मनोविज्ञान की परिभाषा लेकर चलते हैं ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए, उनके अंतर्गत डिफाइन कर लेते हैं, और बाद में विभेदक मनोविज्ञान के अंतर्गत लाया जाता। लेकिन व्यवहार की पूरी समझ इन दोनों पहलुओं को एकीकृत करने पर निर्भर करती है। दोनों चीजें आएंगी तभी कुछ होगा। छठी विशेषता क्या है? व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है। मानव व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है और किसी के कार्यों को हमेशा किसी ना किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। और एक बात तो सारे लोग जानते हैं, ठीक है, कि हमारा जो व्यवहार होता है वो चीजें स्वार्थीपन का होता है। इतना तो पता ही होगा। यहां पर जैसे एक लड़का बैठा और पढ़ाई करता हुआ अचानक उठता है और एक गिलास पानी लेता है, यहां लक्ष्य क्या है? वो पढ़ते हुए उठ रहा है तो पानी पीने का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है? प्यास बुझाना। गिलास पानी का जो रहा उसको उठाकर पीता है और प्यास बुझाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़के के बैठने और पढ़ाई करने की कल्पना करिए। उसकी छोटी बहन शोर मचाते हुए उसके पास आ जाती है। लड़का जगह से दूर जाने की कोशिश करता है। परिवर्तन दिख रहा ना?
जब प्यास लगी आप उठते हैं झट से और जाकर के पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, और आपकी छोटी बहन आकर के चिल्लाने लगी, वहां पर हल्ला करने लगी, तो आप वहां से दूर हटने की सोचते हैं, ठीक है, कि यहां से कहीं अलग। यहां उद्देश्य शोर और अशांति से बचना और लक्ष्य ऐसी जगह तक पहुंचना जहां यह शोर सुनाई नहीं देता। अब इन उदाहरणों से कोई 2 अंक जुटा सकता है। पहले उदाहरण में लड़का पानी पीने से या शीतल पेय लेने से अपनी प्यास बुझा सकता, और उद्देश्य ही समान है जबकि लक्ष्य भिन्न है। वो भी अपने आप को क्या करना चाह रहा, जो प्यास लगी है उसको तृप्त करना चाह रहा, यानी मन में जो प्यास बनी है उसको शांत करना चाह रहा। और दूसरे एग्जाम्पल में शोर शराबे से शांति, दोनों से शांति चाहिए, दोनों से शांति की ही बात हो रही है, दोनों से उसको आराम चाहिए। यहां पर दोनों चीजें वहीं आती हैं, लक्ष्य समान है। बात के उदाहरण में वह अशांति के कारण या तो दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर या अपनी बहन को दूर भेजकर या उसकी पिटाई करके बच सकता था, लेकिन यहां फिर से उद्देश्य समान है जबकि लक्ष्य अलग अलग हो सकते। इस प्रकार उद्देश्य अधिक स्थिर और स्थिर होते जबकि लक्ष्य बदल सकते और व्यक्ति वैकल्पिक लक्ष्यों में से चुन सकता है। वो बहन को चाहे तो एक लगाए, चुप, दोबारा अगर बोली तो फिर से मारेंगे, चुपचाप बैठी रहो, यहां हम पढ़ रहे और तुम सुनाई नहीं दे रही। या क्या कर दे, बहन को फुसला दे कि देख लो मैं पढ़ रहा हूं बाबू, तुम अच्छी लड़की हो, ठीक है तुम चली जाओ। तुमने उसको एक टॉफी दे दिया या बोल दिया शाम को बाजार जाएंगे, मुझे पढ़ने दो, तो तुम्हारे लिए हम अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, चिप्स लाएंगे, तो वो मान के चली जाएगी खुशी खुशी, ठीक है। या आप उठ के कहीं चले जाओ। लक्ष्य है शांति पाना, लक्ष्य क्या है, शांति पाना। अब आप वहां विकल्प कहीं और चुन सकते हो, एक तमाचा मार सकते हो, प्यार से समझा सकते हो, या आप उठ के जा सकते हो, होना चाहिए। लेकिन हमारा आशय उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्य हमारा क्या है, उद्देश्य ये इस चीज से बचें, मुझे ये डिस्टर्ब ना करे। तो मानव व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अगली विशेषता की अगर बात करें, व्यवहार एक बड़े समूह के लिए परिवर्तनीय है। कई कारक मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसे देखते हुए इन कारकों को संशोधित करके व्यवहार को बदलना संभव है। ये वो परिवर्तनशीलता है जो एक बच्चे को एक वयस्क बनने के लिए, एक बुरे आदमी को एक अच्छा आदमी बनने और एक अच्छे आदमी को एक बुरा आदमी बनने में सक्षम बनाती है। जब हम इस जो है विशेषता की बात करें तो व्यवहार एक बड़े समूह के लिए परिवर्तनीय है। कई कारक मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसे देखते हुए इन कारकों को संशोधित करके व्यवहार को बदलना संभव है। जाहिर सी बात है भाई, जब डाकू अंगुलीमाल में इतना परिवर्तन आ गया, जब आपका क्या हुआ, जब एक आपका महामूर्ख जो अट्टालिका से गिराया गया विद्योत्तमा के द्वारा, और वो जब नीचे गिरता है और फिर वो क्या अपनी पत्नी नाम बोल भी नहीं पाता और गिरते गिरते बोलता है विद्योत्तमा विद्योत्तमा विद्योत्तमा, ठीक है, विद्या ददाति मां। और जब नीचे गिरता है मां काली के जो है स्थान पर उसकी जिह्वा चढ़ जाती, तो मां काली उसको आशीर्वाद देके इस धरती का सबसे प्रकांड विद्वान बना देती है। हर जगह पर परिवर्तन आ सकता है, हम जब चाहें तब अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इसका कहने का आशय ये है। उसके बाद ये फिर से बहुत ही विशेषता है कि जो लोगों को नए परिवेश में समायोजित करने में मदद करती है। आप नई जगह पर गए, आपकी पोस्टिंग अलग हुई, अब आपको व्यवहार बनाना पड़ता है, कुछ दिन तक समझना पड़ेगा, व्यवहार बनाना पड़ेगा, आपको उस ऑफिस के अनुकूल खुद को ढलना पड़ता है। ये हमारी एक सिंपल सी चीज है। हम जहां जाते हैं वहां अपने आप को उस अनुसार बना लेते हैं। अगर नहीं बना पाए तो विवाद खड़ा हो जाता है, विवाद वहां खड़ा हो जाएगा। एक विदेशी देश में प्रवास करने वाला भारतीय बहुत जल्द व्यवहार के नए तरीकों को प्राप्त कर लेता है, जैसे एक नई भाषा और नई तरीके के कपड़े पहनना सीखता है। ये बदलाव उसके अनुभव का जो है परिणाम है। इस प्रकार के परिवर्तन जो अनुभव से उत्पन्न होते, उन्हें सामान्यतः सीखने के परिणामों के रूप में जाना जाता। अधिकांश मानव व्यवहार सीखने का एक परिणाम है। एक बच्चा एक वयस्क के रूप में व्यवहार करना सीखता है, एक बच्चा एक वयस्क के रूप में व्यवहार करना सीखता है। सोचिए यहां पर। और एक कार्यालय में शामिल होने वाला एक व्यक्ति कार्यालय में काम सीखता है और दूसरे की तरह व्यवहार करना सीखता है। उनका व्यवहार देखिए, कितने हंसमुख आदमी हैं। एक तुम हो, उनसे कुछ सीखो, बोला जाता है ना। ये सभी परिवर्तन सीखने के उत्पादन है और इसीलिए सीखना मनोविज्ञान में प्रमुख चिंता का विषय रहा है। कई सिद्धांतों को विकसित किया गया और मानव और जानवर दोनों पर बड़ी संख्या में प्रयोग किया गया, और यह निष्कर्ष ने न केवल ये समझने में मदद की कि सीखने की प्रक्रियाएं कैसे होती, बल्कि लोगों को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उचित व्यवहार सीखने में भी मदद मिली है।
इन्होंने उन लोगों में बदलाव लाने में भी हमारी मदद की जिनसे व्यवहार के अनुचित रूपों को सीखा है। अगली विशेषता की जब हम बात करते हैं तो अगली विशेषता आपकी ये होती है कि व्यवहार भी स्थिरता दिखाता है। जीवन हमेशा सभी प्रकार के परिवर्तनों से भरा नहीं है। जहां लोगों का व्यवहार बदलता है वहीं व्यवहार में भी निश्चित स्थिरता आती है। यहां पर्यावरण में हर परिवर्तन के साथ नहीं बदलता और ना ही सभी प्रकार के व्यवहार में बदलाव आता है। सभी प्रकार के व्यवहार में बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा और सभी बदल भी नहीं जाएंगे। सभी बदल भी नहीं जाएंगे ऐसा भी नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। मानव व्यवहार बहुत स्थिरता दिखाता है। जैसे आप अभी भी अपनी दादी को पुराने विचार और जीवन के पुराने तरीकों को पसंद, ठीक है, कर सकते हैं। हालांकि वह एक अल्ट्रा मॉडर्न समाज में रह रही, या वह है जो विरोधाभासों से भरा जीवन बनाता है, और यह वो है जो मनोवैज्ञानिकों के व्यवहार की भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं बनाता। यदि मानव व्यवहार स्थिर नहीं था तो पूरी तरह से भ्रम होगा, लोग एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे, और यह स्थिरता निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होती है। वातावरण में परिवर्तन की अपेक्षा व्यवहार में परिवर्तन हमेशा धीमा होता है। जीवन के कुछ निश्चित समय होते हैं जब शारीरिक परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ते हैं। कभी कभी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, और जब तेजी से पर्यावरण में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में तेजी से परिवर्तन नहीं होते हैं। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शारीरिक परिवर्तन तेज होते हैं तो वातावरण स्थिर रहता है। शारीरिक परिवर्तन तेज होगा तो वहां वातावरण हमारा स्थिर होगा। साथ ही साथ इन सभी तथ्यों से अधिक जो व्यवहार की स्थिरता में योगदान करते, मानव व्यवहार का उद्देश्यपूर्ण स्वभाव है, और इस हद तक की उद्देश्य स्थिर रहे, व्यवहार में स्थिरता और स्थिरता दिखाई ही पड़ेगी। नवी विशेषता है मानव व्यवहार कई कारकों से प्रभावित या विभिन्न उद्देश्यों से प्रभावित। प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत सामाजिक उद्देश्य होते हैं। सबके, मेरे हैं, तुम्हारे हैं, ठीक है, आपके दोस्त के हैं, सभी के हैं, हर एक व्यक्ति के हैं। सभी का अपना एक लक्ष्य होता है, ठीक है, और वो सीखने के विभिन्न अनुभवों का विषय भी रहा है। इन सभी के बावजूद व्यवहार हमेशा एक आदेश और उद्देश्य के पदानुक्रम को दर्शाता है। आदेश और उद्देश्य दोनों का यहां पर मेल जोल होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कुछ व्यक्ति के रूप में विश्वास करता और अप्रत्याशित तरीके से नहीं। विभिन्न उद्देश्य, अलग अलग सीखना और विभिन्न प्रभावित करने वाले कारक के संगठन की यह प्रक्रिया परिणाम स्वरूप व्यवहार का एकीकरण होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं ना, बहुत सारी चीजें मिलकर फिर हमारे बिहेवियर को बनाती है ना। बहुत सारी चीजें जब आप सीखते हैं अलग अलग जगहों से, तब वहां पर चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक उदाहरण, आप समझिए कि जब हम कहते हैं कि राम एक सुखद व्यक्ति है, गोविंद एक अप्रिय व्यक्ति है, तो कृष्ण एक मिलनसार व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रकट करते जो लगभग सभी स्थितियों में प्रकट होते। और मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व शब्द का उपयोग एकीकरण और व्यवहार के संगठन की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए करते हैं, जो हर व्यक्ति को व्यक्तित्व या विशिष्टता की भावना, आपका व्यवहार आपको स्पेशल बनाता है। अरे बड़े जो है मिलनसार इंसान है यार, कभी मिलना मजा आ जाता है ऐसे इंसानों से मिल करके, बताता नहीं कोई अरे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं यार, मिलके एकदम मजा आ गया, इंसान ऐसे होने चाहिए। ठीक है, और किसी से मिल लेते हैं तो चार गाली आप देते हैं, अरे मिल लिया यार, ऐसे इंसान मिल जाए तो दिन बेकार हो जाता है, खुद तो ये मरेगा ही और दूसरों को भी डिमोटिवेट कर देता है। कुछ लोग होते नहीं आपके दोस्त, जब उनसे आप बात करेंगे अरे यार बस रोना गाना शुरू। ऐसे लोगों से नेगेटिव चीजें वो जितने भी आपके दिमाग में आती हैं वो चीजें उतना ही आपको परेशान करती हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में अनुसंधान की एक बड़ी मात्रा व्यक्तित्व के एकीकरण और विकास की इस प्रक्रिया का अध्ययन और व्याख्या करने के लिए समर्पित है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं। यहां जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मानव व्यवहार स्थिरता, समानता, साथ ही विशिष्टता को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, घर में रह रहे, बाहर रह रहे, कहीं भी रह रहे, छात्र जीवन है, ठीक है, कोई भी जीवन आप जी रहे हैं, लेकिन जीवन के हर पड़ाव में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन, सेना में डिसिप्लिन देखो, अगर तुम्हें डिसिप्लिन वाकई देखना है तो आप सेना में देखिए कितना ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन है। वहां सिर्फ एक ही चीजें सेना में है, अनुशासन अनुशासन अनुशासन। ठीक है, अनुशासन नहीं है तो आप किसी काम के लिए नहीं। आपके जीवन में हर एक स्तर पर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुशासन की अगर बात करते हैं क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है,
अनुधन शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे चलना और या अनुसरण करना या पालन करना, और शासन का अर्थ क्या होगा? शासन का अर्थ होता है नियम। शासन का अर्थ होता है नियम, यानी अनुशासन का अर्थ होता है कि शासन का अनुसरण करना, प्रशासन के बताई गई बातों पर चलना, किंतु इसे परतंत्रता भी मान लेना उचित नहीं है। गुलामी नहीं मान सकते आप इसे कि शासन को बात को मानना है, आप गुलाम हो गए। ऐसी चीजें भी यहां पर आपको नहीं समझनी है। विकास के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए अनुशासन का प्रत्येक क्षेत्र, एवरी फील्ड में तथा प्रत्येक स्तर पर उल्लेखनीय महत्व है। विद्यार्थी के जीवन में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है, और अनुशासन के माध्यम ही हर एक व्यक्ति अपने आप को सफल, सक्सेसफुल घोषित कर सकता। अनुशासन की आवश्यकता क्यों है बताइए? देखो, अनुशासन की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। मैंने बताया, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस है, या फिर विद्यार्थी है, या हमारा फौजी भाई है, क्योंकि कहा जाता कि जीवन की सफलता का मूल मंत्र ही अनुशासन है। समस्त प्रक्रिया, ठीक है, समस्त प्रकृति अनुशासन के कारण ही गतिमान है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सागर, गर्मी, सर्दी, बरसात, वनस्पतियां सभी अनुशासन के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, और अनुशासन का महत्व सभी के लिए है। अनुशासन का महत्व सभी के लिए है। अनुशासन सरकार, समाज तथा प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता, और सरकार के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस से न्याय, दंड, पुरस्कार आदि की व्यवस्था की है। अनुशासन, डिसिप्लिन हर एक क्षेत्र में जरूरी है, और हर आपके फील्ड में डिसिप्लिन का एक अलग ही आयाम होता है। डिसिप्लिन का हर एक क्षेत्र में अलग ही योगदान होता है। तभी बुद्धिमान व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हैं, तथा जो नियमों का पालन नहीं करते वह दंड के भागी होते हैं। ठीक है, होगा तो होगा। सामाजिक व्यवस्था हेतु धर्म, रिलीजन बनाए गए, समाज आदि के द्वारा बनाए गए नियम हैं, और इनका पालन व्यक्ति मात्र को करना ही करना पड़ता। उस व्यक्ति को सुशील और सम्मानित व्यक्ति कहा जाता जो सामाजिक नियमों का पालन करता, किंतु जो लोग अनुशासनहीन ही होते उन्हें असभ्य और उदंड कहते हैं। बड़े ही धृष्ट हैं आप, बड़े ही उदंड हैं। ठीक है, तो वहां पर हम देते हैं जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग क्या यूज करते? ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग इन बातों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, वह समाज में बहिष्कार के योग्य होते हैं यदि व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहे तो उसका जीवन स्वस्थ और एकदम मजबूत होता है। अगर व्यक्ति क्या है? अगर व्यक्ति स्वयं से अनुशासित है तो उसके जीवन में भी हमें प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कहां पर? साथ ही साथ उसके जो है सफलता पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके जीवन पर भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ उसकी सफलता पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। कोई भी व्यक्ति है, अनुशासन अगर उस व्यक्ति में नहीं है, जो व्यक्ति आपका अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा और दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा ही रोल है, इसीलिए आपके अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं वह किस में आती हैं? उसमें आपके इस बिंदु का जिक्र किया गया। अनुशासन के द्वारा ही विद्यार्थी प्रत्येक विषय के विभिन्न कठिनाइयां यानी डिफिकल्टीज को पार करता, और उन कठिनाइयों को पार करके सीखता भी है। उन कठिनाइयों को पार करके वो वहीं से सीखता भी है। विद्यार्थी सुबह अनुशासन के द्वारा ही समय पर उठता है, नित्य प्रति के काम करके अध्ययन करता और विद्यालय जाता। विद्यार्थी का अनुशासित जीवन ही उसका सफल होने का मूल मंत्र है। अनुशासित विद्यार्थी किसी भी उत्तरदायित्व का वहन कर सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर विशेष बल देते थे, और उस समय जो आज्ञा देते थे उसमें बालकों का हित हुआ करता था। आज तो गुरुजी अपना हित देखकर आज्ञा देते हैं। ठीक है, अनुशासन में रहना, अपने आचरण में अनुशासन को ढाल लेना बहुत ही आवश्यक है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मोरल। कहते नहीं तुम्हारा मोरल इतना डाउन है। ठीक है, तो नैतिकता की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं। नैतिकता का आज से एक अधिकारी के तौर पर क्या होगा? आप सभी भविष्य में बनने वाले अधिकारी हैं, तो आपके लिए नैतिकता कैसे मायने? वैसे सामान्य जीवन में भी नैतिकता का बहुत आशय है।
लेकिन जब एक अधिकारी के तौर पर हम समझते हैं कि क्या चीजें यहां पर आती हैं, तो ध्यान दीजिए, सरल शब्दों में कहें तो नैतिकता मानव समाज का एक अटूट हिस्सा है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य या निर्णय का नैतिक आधार होता है। मानव समाज में नैतिकता की भूमिका वांछित या अवांछित निर्धारण करने में निहित होती है। ठीक है, वहां हर जगह पर आपको मिलेगी। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही और गलत अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, उनका बचाव करना और अनुशंसा करना शामिल होता है। नैतिकता अच्छे बुरे, सही गलत, गुण अवगुण और अन्याय की चिंताओं से संबंधित है। किसी के साथ गलत ना हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, जिस पद पर आप बैठे उस पद को लेकर के कोई गलत ना हो जाए आपसे, ये सारी चीजें हैं। नैतिकता के विभिन्न प्रकार, हालांकि राजनीतिक, सार्वजनिक और निजी नैतिकता एक ही स्रोत से संबंध रखती और वहीं से आती, फिर भी इन नैतिकताओं में अंतर है, अर्थात एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले चीज आती है पारस्परिक नैतिकता। है क्या है? जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल मोरालिटी। इंटरपर्सनल मोरालिटी की अगर बात करें तो पारस्परिक नैतिकता को उन कर्तव्यों के रूप में मानते किनके लिए हम नैतिक रूप से एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं, किनके लिए हम एक दूसरे के प्रति नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। आप अधिकारी हैं, जनता के लिए आप अधिकारी बनाए गए, तो आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। यह नैतिक जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत गलतियों से संबंधित है, लेकिन अवैयक्तिक गलतियों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे ऐसी क्रिया जो गलत है लेकिन गलत कोई नहीं है, उदाहरण तौर पर संभवतः स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, जबकि इससे किसी को हानि या परेशानी नहीं होती। हानि या परेशानी किसी को नहीं, लेकिन यहां पर देखना होता है क्या चीजें कैसे हो रही। हम दूसरे से जो अपेक्षा करते वह वही है जो वह हमसे आशा करते हैं, तथा यह वह है जिसके लिए उनके पास हमारे खिलाफ एक अधिकार है। निजी नैतिकता व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के दायित्वों और गुणों से संबंधित है। निजी नैतिकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक नैतिकता की, पब्लिक मोरालिटी। देखिए, इस प्रकार की नैतिकता में लोग स्वयं को एक बड़े राजनीतिक समुदाय के सदस्य के रूप में देखते हैं, जैसे किसी देश के नागरिक। ठीक है, वहां पर हमारी मोरालिटी क्या होगी? इंडियंस। सार्वजनिक नैतिकता सामूहिक दायित्वों से संबंधित है और प्राय परिणामवाद की धारणा पर यह आधारित होती है। किसी राजनीतिक समुदाय में नागरिकों को ना तो भावनाओं से और ना ही स्वार्थ से बाध्य होना चाहिए। आप राजनीतिक अगर उसमें हैं तो वहां पर आपको भावना और स्वार्थ से ऊपर उठ के देखना होता है। उन्हें सार्वजनिक कारण से खोजे गए सामान्य मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, और इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, एकजुटता, साझा परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जैसे मूल्य आपके शामिल होने चाहिए। आपको यह देखना चाहिए मानव कल्याण कहां पर है, ठीक है, अपना कल्याण नहीं देखना चाहिए। इस वर्ग की नैतिकता के लिए आवश्यक है कि हम रक्त संबंधों के प्रति अपनी निष्ठा से दूर रहें, ठीक है, केवल अपने निजी हितों की चिंता ना करें, साझा सिद्धांतों के आधार पर सत्ता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। प्रेम और घृणा इस वर्ग की नैतिकता में धोखा देने का काम करते हैं। यहां सार्वजनिक वजहों के उपयोग से नकली सर्वसम्मति बनाई जा सकती, और इस वर्ग की नैतिकता के लोकतांत्रिक संस्करण के लिए आवश्यक है खुलेपन, समान सम्मान और न्याय के मूल्यों के द्वारा निर्देशित होकर हम विचार पूर्वक निष्पक्ष कानून और सार्वजनिक नीतियों तक पहुंच बनाने में एक दूसरे की मदद करें, जो सिद्धांत रूप में सभी के लिए स्वीकार हो। तीसरी आती है राजनीतिक आपकी नैतिकता, जो आपकी क्या होती है? पॉलिटिकल मोरालिटी होती है। यह क्या होती है? राजनीतिक नैतिकता न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और निष्पक्षता से निर्देशित होती है। जिन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति है, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी है उसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को अस्थायी रूप से प्रभावित किया जा सकता है। वहां पर हम कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अपने साथ बृहद सार्वजनिक जिम्मेदारी लाती, जिसे इस तथ्य से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके पास कम से कम अस्थायी वैधता और इस शक्ति का इस्तेमाल वह सामान्य नागरिकों के खिलाफ कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नेक और ईमानदार है लेकिन न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा, तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती। किसी के निजी जीवन में नैतिक परिशुद्धता के अनुरूप सदैव स्वयं राजनीतिक जीवन में उच्च नैतिक कद की गारंटी नहीं होती। अब आप लोग भैया सार्वजनिक पद पर जा रहे हैं अधिकारी बनने, तो आपके लिए नैतिक मानदंड क्या है? आइए ध्यान दीजिए। सार्वजनिक पद पर अपने आसीन लोगों के लिए
नैतिक मानदंड क्या होना चाहिए, इस पर अत्यधिक वक्तव्यों में से एक संयुक्त राज्य में लोक जीवन में प्रतिमानकों पर समिति से आया, जो नोलन समिति के नाम से लोकप्रिय थी, जिसमें सार्वजनिक जीवन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से आपके जो है उल्लेख है? निस्वार्थता, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को जनहित से संबंधित निर्णय स्वयं लेने चाहिए। उन्हें अपने अपने परिवार मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात आती है सत्यनिष्ठता, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ऐसे बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य बाध्यतावश जो है के तौर पर अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए, जो कि उनके सहकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करे। ठीक है। तीसरी चीज आती है विषय निष्ठता। ये क्या है? अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं, अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं और जिसमें सार्वजनिक नियुक्तियां करना, निविदा को स्वीकृत देना या अन्य व्यक्ति विशेष को पुरस्कार या लाभ की सिफारिश करना शामिल है, तो उसका चयन योग्यता के आधार पर करना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। सरकारी पद पर आसीन लोग अपने निर्णय और कार्यवाही के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होंगे और उनके पद के लिए जो उचित छानबीन आवश्यक हो की जानी चाहिए। निष्कपटता, सरकारी पद जो है पदधारी को अपने सभी निर्णय और कार्यवाहियों के संबंध में निष्कपट होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णय के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी सूचना को जारी करने पर तभी रोक लगानी चाहिए जब व्यापक जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो। ईमानदारी, सरकारी पदधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने सरकारी काम से संबंधित निजी हितों की घोषणा करे और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए कदम उठाए जो उनके हितों की रक्षा में आड़े आता हो। आपको करना चाहिए, ना कर रहे तो बात गलत है, यह भी ध्यान रखना। नेतृत्व, सरकारी पदाधिकारियों को अपने नेतृत्व द्वारा एक मिसाल पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित और इनका समर्थन करना चाहिए। ध्यान रखें, समता मूलक समाज अगर आप बनाना चाहते हो, समता मूलक अगर आप समाज का निर्माण करना चाहते, यह तभी किया जा सकता जब सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता के उच्चतम सिद्धांतों का पालन किया जा सके। नहीं तो इसमें अमीर अमीर ही बना रहेगा, एक वर्ग का ही लाभ होगा, दूसरा वर्ग हमेशा को चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब्राहम लिंकन के ये शब्द आज भी उतने खरे उतरते हैं कि लगभग सभी पुरुष विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हो सकते, लेकिन यदि आप किसी पुरुष के चरित्र का परीक्षण करना चाहते तो उसे शक्ति दें। ठीक है, आप उसे शक्ति देकर देखिए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, वो चीजें वहां पर निकल के आएगी। अगर आप किसी को पावर देकर के देख लीजिए, किसी को पदासीन कर दीजिए, फिर देखिए वो अपने पावर का कैसे प्रयोग करता है, यहां से चीजें निकल आएंगी। अब हम बात करते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। आप अधिकारी हैं, आपके नीचे कर्मचारी वर्ग हैं, आपके साथ में काम करने वाले कलीग हैं, उन सभी को जब तक आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी, आप सही से कोई काम ना करवा पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की। ध्यान दीजिए, नेतृत्व दूसरे को अनुसरण करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। नेतृत्व केवल आदेश, सत्ता प्राप्त करना, भय या अन्य माध्यमों से प्रभावित करना नहीं, बल्कि नेतृत्व में अनुयायियों की सहमत तथा स्वीकृत नेता के आदेशों के पालन के लिए आवश्यक होती है। आप अगुआ हैं, आपके पीछे वाले इस बात को मानना चाहिए, उनकी स्वीकृत अंतर्मन से होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती है वहां नेता होने का कोई मतलब ही नहीं। एक नेता अनुयायियों को प्रोत्साहन देकर संगठनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुयायियों का सफल मार्गदर्शन करता और इस क्रम में वह सामूहिक प्रयत्नों में क्रमबद्धता एवं एकरूपता का व्यवस्थापन करवाता है। नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या हैं, लीडरशिप फीचर्स क्या है? नेता दूसरों के व्यवहार, विश्वास और विचार को प्रभावित करने में सक्षम होता है। नेतृत्व अनुयायियों को अभिप्रेरित करता और उसे संतुष्टि प्रदान करता। नेता महत्वाकांक्षी, तटस्थ, भविष्य दृष्टा, आत्मविश्वास वाला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेता में न्याय निष्ठा, सत्यनिष्ठा, समर्पण, प्रतिबद्धता, सहयोग आदि सारे गुण पाए जाते हैं। नेता अनुयायियों से संवाद संप्रेषण कर अपने अधीनस्थ का ध्यान रखता एवं प्रभावी निर्णय निर्माण प्रक्रिया संपन्न करता। नेता संगठन को बदलती परिस्थिति के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करता है। नेता के प्रभाव के स्रोत क्या क्या है? लीडर किससे इंपैक्ट जाता है? भय एवं दंड से, पुरस्कार उपहार से, वैधता या पदस्थिति से, विशेषज्ञता से। ये सभी के सभी आपके ऐसे कारक हैं जो नेता पर भी एक प्रभाव डालते हैं। चारित्रिक विशेषता एवं व्यवहारिक विशेषता, ठीक है, इससे भी नेता के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है नेतृत्व करने वाले।
नेतृत्व की शैलियां क्या क्या है, लीडरशिप आपकी कौन कौन सी क्वालिटी है। पहली होती है निर्देशात्मक या निरंकुश शैली। इस शैली में संपूर्ण सत्ता नेता में ही केंद्रित रहती, नेता ही सभी नीतियां तय करता और अधीनस्थ को आदेश देता है। निर्णय निर्माण में नेता अधीनस्थ की भागीदारी नहीं लेता और नेतृत्व की यह शैली आपातकालीन परिस्थितियों में अति समयबद्ध कार्यक्रमों में उपयुक्त होती है, जहां निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर परिस्थितियों में यह शैली अस्वीकार्य है। दूसरी चीज लोकतांत्रिक या भागीदारी शैली। इस शैली के अंतर्गत निर्णय निर्माण में अधीनस्थ की भागीदारी ली जाती है। संचार प्रक्रिया द्विमार्गी और बहुत निर्देशात्मक होती है। यह शैली प्रशासन के मानव संबंध के उपागम में लोकप्रिय हुई है और इस शैली की कमी निर्णयों में देरी और निर्णय गुणवत्ता का कम होना होता है। जब बहुत सारे लोग लेकर करेंगे तो जाहिर सी बात है यही चीजें चलेंगी। हस्तक्षेप या मुक्त व्यापार शैली। इस शैली में नेता अधीनस्थों को उनके द्वारा मंगाई गई सूचना एवं सामग्री उपलब्ध करवाता है तथा अधीनस्थ को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और अपने तरीके से उनको प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह शैली अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और अराजकता को जन्म देती है और यह शैली तभी सफल हो सकती है जब अधीनस्थ पूर्णतः समझदार एवं कर्तव्यनिष्ठ हो, नहीं तो यह भी आपकी ना है। नेतृत्व के प्रकार। परंपरागत नेता होता है, वैधानिक नेतृत्व होता है, विशेषज्ञ नेतृत्व होता है, करिश्माई नेतृत्व होता है, नौकरशाही नेतृत्व होता है, कूटनीतिक होता है। ये सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके अलग अलग नेतृत्व के प्रकार होते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेतृत्व के कार्य क्या है, लीडरशिप क्या वर्क करती है। देखो, अधीनस्थ को आदेश एवं निर्देश देती है, अधीनस्थ का सहयोग प्राप्त करना, उनके कार्य में समन्वय बिठाना, अधीनस्थ की आवश्यकता, मूल्य एवं उनकी समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना, ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। अभिप्रेरणा एवं मनोबल को बढ़ाने वाली कार्य स्थितियों को संगठन में स्थापित करना, संगठन में प्रभावी संचार व्यवस्था को सुनिश्चित करना, कार्मिकों में अनुशासन एवं संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ये सारी चीजें आपकी लीडरशिप का उद्देश्य होती हैं, नेतृत्व का एक उद्देश्य होती है। अब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। भारत वो भूमि है जहां पर आपको यहाँ के पुराने जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सभी में लिखा मिल जाएगा कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। ठीक है, ये जो है बातें लिखी जाती हैं। तो हम उसी देश में रहते हैं और अगर हम आज वास्तविकता देखते हैं, हमने चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें की हों, हम इस समय नवरात्रि मना रहे हैं। इन्हीं नवरात्रि के 10वें दिन से फिर हमारी मानसिकता में परिवर्तन हो जाता है, हमारे समाज की मानसिकता में परिवर्तन हो जाता है। कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें नहीं आती हैं। महिला को जॉब करनी है तो घर वालों की चीज़ें, ठीक है, लैंगिक भेदभाव, क्या क्या भेदभाव उसके साथ नहीं होते हैं, कार्यस्थल पर भेदभाव, ठीक है, जहां नौकरी करने जा रही वहां पर उसके साथ भेदभाव होता। हर जगहों पर अगर लेबरगिरी करने वाली महिला है तो उसको भी आप देखिए कि उसको भी अगर पुरुष को 500 रुपए दिए जाते तो महिला को 300 रुपए दिए जाते हर जगह पर। और हम बात करते हैं कि नहीं, महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं आज पुरुषों को हर मामले में टक्कर दे रही। आप अभी तक सेना में नहीं समझ रहे थे, सेना में महिलाओं को देख लीजिए। आप सोच रहे थे फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती, फाइटर प्लेन में देख लीजिए। आप सोच रहे थे मारधाड़ नहीं कर सकते, आप सभी उसमें कमांडोज में देख लीजिए, स्पेशल कमांडोज की बटालियन है और अच्छे खासे आतंकियों को मार के जो है स्वर्गवास दे चुकी। महिलाएं सभी में आगे है, बस वो किस बात से डर जाती, हमारा समाज ऐसा बना देता, तुम ऐसा करोगी लोग क्या कहेंगे, तुम रात में अकेली जाओगी, कुछ हो गया तो लोग कोई देख लिए तो। वहां पर ये चीजें नहीं जा रही कि बेटी तुम बाहर जा रही हो, रात में कुछ हो गया तो जो कुछ होगा तुम्हारे पास जो भी हथियार है घर में चलाना सीख लो, कोई भी मिलता है आराम से मार के चलिए ना, सुबह हम निपट लेंगे। ठीक है, अगर चीजें ये मिले ना तो फिर समझ जाओ एक आध बार जहां मारे गए लोग गलियों में किसी लड़की के पीछे, वहां सारी चीजें, ये रात में निकलना, ये करना, वो करना, सब छूट जाएगा। इजराइल जैसे संपन्न देश से देखो, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर चीजें, ये चीजें हम चाहे जितनी बात करते हैं लेकिन हर जगह पर आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। तो महिला सशक्तिकरण एक ही चीज को दर्शाती है कि जिस देश में ऐसी बातें लिखी हो, ठीक है, यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, उस देश में वैसी हकीकत होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल में सारी चीजें सही थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता चला गया वैसे वैसे धीरे धीरे महिलाओं की स्थितियां धीरे धीरे आपकी कमजोर होती चली गई। और फिर आपका
ये उत्तर वैदिक के बाद जैसे जैसे आपकी स्थितियां और बदतर होती गई, वैसे महिलाओं का, और जब यहाँ पर जो है विदेशी आक्रमण करता है तो महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो गई। अब हालांकि धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आना शुरू है, सरकार लगातार प्रयासरत है, लोगों की खुद से अपनी सोच बदल रही, तो अब धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। आदि ग्रंथ में नारी के महत्व को मानते हुए यहां तक बताया गया कि भैया जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते। लेकिन विडंबना तो देखो, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद जिस सृष्टि का सृजन करता ही नारी है, क्या केवल पुरुष से इस सृष्टि का सृजन हो सकता? अगर नारी ना हो, संभव ही नहीं है। ठीक है, नारी ही जो है बालक को जन्म देती है, जन्म की सारी प्रक्रियाएं नारी में है, और पुरुष अभिमान करता है मैं। ठीक है, तो जहां नारी को लेकर के ऐसी चीजें हो, उस देश में, उस संसार में नारी को लेकर के देख लीजिए। भारत जैसे देश में तो अभी बहुत दिन लगेंगे। हालांकि सरकारें, न्यायपालिकाएं, हर एक चीजें एक्टिव धीरे धीरे हो चुकी हैं, लोग स्वयं से अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, आप स्वयं से सोचिए, जब आप कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, तब आपके साथ कितनी लड़कियां पढ़ने स्कूल जाती थी, और आज आप बैठ के देखिएगा अपने गांव के बाहर, सुबह सुबह जब स्कूल आपका चलेगा तो कितनी सारी लड़कियां जाती हैं। ये दोनों स्थितियों को आप देखें और समझ जाएंगे कि अब आपके क्षेत्र के लोग कितना जागरूक हैं। क्योंकि और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन लोग इतना जरूर समझते हैं कि अगर हमने लड़की को पढ़ाया लिखाया ना भैया, तो शादी ना कर पाएंगे, शादी ना हो पाएगी। लोग आजकल ये सोचने लगे कि बिटिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अब चूल्हा चौका वाली बिटिया कोई लड़का न चाहता। ठीक है, क्योंकि लड़के खुद से बना लेते हैं, तो चूल्हा चौके वाली बिटिया किसी को ना चाहिए। इसीलिए अब गांव वाले भी कहते हैं बिटिया पढ़ा तो जरूर दो भैया, नहीं तो बियाह ना मिलेगा। ठीक है, लड़का कहां से ढूंढ के लाओगे? अब इसमें जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, ठीक है, विडंबना अपने यहां ये देखिए कि आज हमें महसूस हो रहा, जिस देश में ऐसी बातें कही गई हो वहां महसूस होता महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसले, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस का आयोजन होता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता। ठीक है, कई कार्यक्रम सरकार चलाती और महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकार और मूल्य को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना चाहिए, जरूरी है। जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू जो हिंसा है, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, और ऐसी ही बहुत सारे आपके कारण हैं। इन सभी को सबसे पहले हमें दूर करना पड़ेगा। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा है। अव्वल का मतलब वैसे तो श्रेष्ठ होता। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझे में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें उस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सकेंगी। ठीक है, ये नहीं कि बिटिया तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारी अगली साल शादी है। अब बेटिया वहां बोल ना सकती, हालांकि जॉब मिलने के बाद बोल सकते हैं, लेकिन कई परिवारों में अभी भी बेटिया तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, तुम्हारी अगले महीने शादी है, कल देखने वाले लड़की वाले आ रहे, लड़के वाले देखने आ रहे। बस बेटिया बोल ना सकती कि पप्पा अभी हमको पढ़ना है ना, तुम कौन होती हो ये करने वाली, हम तुम्हारे माँ बाप। तो ये चीजें, इन सारी चीजों से वो हर एक चीजों पर डिसीजन ले सके ना, अभी हमें पढ़ना है, अभी कुछ करना है, करने दो। ठीक है, पसंद की शादी हो तो बवाल मच जाता है, जम दे दो हो ही। आइए, स्त्री को सृजन की शक्ति मानते हैं, अर्थात स्त्री ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया, और इस सृजन की शक्ति को विकसित, परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण है। ठीक है, प्राचीन काल में आप वैदिक काल देखिए, अपला, ठीक है, घोपा, अपाला, इन सब के आपको नाम मिलेंगे। ये सब की सब नारियां आपकी क्या थी? ये सब की सब नारियां शास्त्रों में, अपने आप में, ज्ञान में परिपूर्ण थी। इनकी सामाजिक स्थिति बहुत उच्च थी। ठीक है, इन्होंने रचनाएं की हैं शास्त्रों तक की। तो उनको देखिए, उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई।
ठीक है, उनकी स्थिति में फिर धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती। तो ये चीजें लगातार परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिलती। भारत में बात करें तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वो सम्मान घटने लगा और आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पद पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% और महिलाओं की शिक्षा दर 60.6%। कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस मामले में भी सारी चीजें आपकी क्या है, बहुत ज्यादा पीछे। भारत के शहरी क्षेत्र में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील है। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्यरत हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी में। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक मुख्य कारण भुगतान में असमानता। मैंने बताया ना कि पुरुष अगर लेबर मेल है तो उसको 500 देंगे और फीमेल है तो 300 रुपए दे देते हैं। चलो, तुमने क्या किया है? अपने यहां समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है। हमारा देश काफी तेजी से उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते जब हमें लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुरक्षित कर सके। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए आधी आबादी की जरूरत है जो अभी भी सशक्त नहीं और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए देश हमारा क्या होगा, मेरा देश बदल रहा है, ऐसा कुछ ना हो पाएगा। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया, उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई, परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया और ऐसा केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए मां, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा, लेकिन आज यह केवल एक ढोंग है। ठीक है, पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार यानी काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए। हालांकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी लोगों की लगातार सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसी चीजों में आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं सेवा जो समूह हैं, एसएचजी और एनजीओ आदि दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं ज्यादा खुले दिमाग की होती हैं पुरुषों की अपेक्षा और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं। हालांकि अपराध इनके साथ साथ चल रहा है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या भूमिका है? तो देखिए, भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य जैसी चीजों से संबंधित हैं और इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, को लेकर के चलाई गई। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई और इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा। महिला हेल्पलाइन योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी तरह की हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती और ये योजना पूरे देश भर में 181 नंबर डायल करके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती। उज्ज्वला योजना, ये योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई। इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता।
सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप योजना। स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को सिखाने का कार्य किया जाता ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके और फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषय में शिक्षित किया गया। महिला शक्ति केंद्र, ये योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशावर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाएं के अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अगली चीज आती है पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की और सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए गए कुछ अधिनियम, कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद के द्वारा कुछ एक्ट आपके जो है पास किए गए। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आया, दहेज रोक अधिनियम 1961 में, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976 में, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987 में, लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट 1994 में, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006 में और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 में। इसके बाद भी कई बने हैं, लेकिन ये सारी चीजें महिला सशक्तिकरण को लेकर के बनाए गए सवाल हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बिंदु समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे बिंदुओं पर पुनः अगली बार आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ऐसे मस्ती के साथ पढ़ते रहे। टेलीग्राम में इन सभी की आपके जो है जितने भी ये आपके विशेष लेक्चर है सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।